In this video, we will discuss the concept of ANOVA, that is analysis of variance, how to calculate it, and what is the requirement for prerequisites for the calculation of ANOVA, means analysis of variance. ANOVA कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो भी हमारा ग्रुप है कम से कम दो से ज्यादा हो। जैसे इसके पहले वाले जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने टी टेस्ट परफॉर्म किया था, इसमें हमने दो ग्रुप के बीच में टी टेस्ट हमने परफॉर्म किया था जहाँ पे हमने मेल और फीमेल लिया। अगर हम अपने डेटा सेट के बारे में बात करें तो हमारे डेटा सेट में जेंडर है जिसके बीच में दो ग्रुप है, एज ग्रुप जिसमें हमारे चार ग्रुप हैं, रीजन भी जिसमें हमारे दो ग्रुप हैं। तो रीजन में भी आप जो है टी टेस्ट लगा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एज ग्रुप है, एज ग्रुप में चार ग्रुप है, तो हम यहाँ पे अनोवा इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी ऐसा ग्रुप जो दो से ज्यादा हो, दो ग्रुप के लिए हम टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो दो से ज्यादा ग्रुप के लिए हम अनोवा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा कॉपी करते हैं एक दूसरी शीट पे जहाँ पे हमको अनोवा कैलकुलेट करना है। हम एक शीट नया ओपन कर ले रहे हैं जहाँ पे मैं एज ग्रुप कॉपी करके पेस्ट करूंगा, और पहला ऑब्जेक्टिव जो मेरे तीन क्वेश्चन से मिलकर बनी हुई थी जिनका एवरेज मैंने कैलकुलेट किया था, वो एवरेज में कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा। पेस्ट वैल्यू करूंगा तभी मेरे पास यहाँ पे एवरेज आ पाएगा, अदरवाइज एवरेज नहीं आ पाएगा। उससे जगह पे फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे एज ग्रुप में चार ग्रुप्स हैं, तो जब मैं टी टेस्ट कैलकुलेट कर रहा था तो जैसे मैंने मेल और फीमेल का एक ग्रुपिंग बनाया था उनका एवरेज आइडेंटिफाई करके, वैसे ही हम ईच ग्रुप का भी ग्रुपिंग बनाएंगे उनका एवरेज फिल्टर करके। इसके लिए हम फिल्टर का यूज करेंगे। जैसे फिल्टर हम सिर्फ नंबर वन पे लगाएंगे तो नंबर वन मैंने कोडिंग में किसको दिया था, नंबर वन 18 से 25 को, दो मैंने दिया था 25 से 40 को, तीन मैंने दिया था 40 से 60 को, और चार दिया था 60 से 90। तो मैं काम करता हूँ इन चारों ग्रुप को मैं उठा के कॉपी करके अपने शीट पे पेस्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर में हमको एवरेज वैल्यू पेस्ट करनी है। मैंने वहां से कॉपी कर यहाँ से मैंने पेस्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोज करके। जो मेरा वैल्यू वहां पे कॉलम में दिख रहा था, अब हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है रो वाइज दिखेगा। तो रो वाइज वैल्यू देखने से हमारे ये हमें पता चल जा रहा है कि अब हमें जो अ, ये एवरेज था हमें इन चार ग्रुप में डिवाइड करना, फिल्टर लगा। तो सबसे पहले मैंने एक सेलेक्ट किया है और एक से एसोसिएटेड जितने भी हमारे एवरेज वैल्यू है मैं वहां से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही एक की जगह अब मैं दो सेलेक्ट करूंगा और जो भी हमारे एवरेज वैल्यू है मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। सेम चीज हमारा तीसरे एज ग्रुप के लिए होगा, कॉपी पेस्ट। और मेरा कुछ चौथा ग्रुप है, उसमें मैं भी देख लेता हूँ कितने रिस्पॉन्डेंट्स है जिनका एवरेज वैल्यू में दिया गया है, कॉपी पेस्ट। अब जो मेरे पास ये डेटा था पहले जिसमें एज ग्रुप वाइज एवरेज हमने कैलकुलेट किया था, ये कहाँ से आया था? एज ग्रुप हमने शुरू में ही जो यहाँ से मेरे क्वेश्चनर में कनेक्टेड था रिस्पॉन्स शीट में, और जो एवरेज मैंने कैलकुलेट किया था फॉर द ऑब्जेक्टिव वन, वहां से मैंने उनकी ग्रुपिंग की है। मैंने दोनों वैल्यू को कॉपी कर लिया और फिल्टर लगा के एक एक करके मैंने चारों ग्रुप का अपना एवरेज आइडेंटिफाई कर लिया। अब चूंकि मेरे चार ग्रुप बन गए हैं तो अब मैं चाहूंगा इसके अनोवा परफॉर्म करने की। तो हम डेटा में जाएंगे, डेटा से डेटा एनालिसिस, एनालिसिस से अनोवा सिंगल फैक्टर ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पे। ओके किया। अभी इनपुट रेंज पूछ रहा है तो इनपुट रेंज के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा अपने डेटा को और
जो मेरा लास्ट डेटा होगा वहां तक मैं अपने कर्सर को ड्रैग करूंगा। और चूंकि हमारा जो डेटा है ग्रुप बाय कॉलम है, हाँ ठीक है, हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, लेबल्स में फर्स्ट रो में है मेरे, ये लेबल्स हैं सारे, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा लेबल्स। अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी, बाकी सब सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस मैं ओके कर दूंगा। तो अभी हमारा एक नया शीट खुल के आ जाएगा जिसमें अनोवा की वैल्यू दी। चलिए इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे पी वैल्यू का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देंगे तो हमें देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। नंबर्स में जाके इनका डेसिमल हम 5 डेसिमल तक कर लेते हैं, तो पी वैल्यूज हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। हाँ, अब हमारे पास दो टेबल बच रहे, एक समरी और एक अनोवा। समरी में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो चार ग्रुप हैं इनकी काउंटिंग, सम, एवरेज और वेरिएंस के बारे में बताया गया। अब इसके अलावा जो हमारा दूसरा ग्रुप है अनोवा का, जिसमें बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स के अपने कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। बेसिकली जो हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, हमें दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। एक तो हम लोग को वैल्यू की जरूरत पड़ेगी एफ क्रिटिक की, यहाँ से एफ क्रिटिक वैल्यू आ गई। दूसरा एफ कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जो एफ वैल्यू है यही हमारा एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो एफ क्रिटिक वैल्यू है ये हमारा एफ टेबल वैल्यू है। और ये वैल्यू क्या क्या है आपके, एफ टेबल वैल्यू और एफ क्रिटिक वैल्यू देखेंगे अगर तो आपको यहाँ से एफ क्रिटिक वैल्यू जिसको हम एफ टेबल वैल्यू कह रहे हैं ये 2.6894, और जो एफ वैल्यू जिसको हम एफ कैलकुलेटेड वैल्यू कह रहे हैं ये है 10.56016, 016 या 015 जो कि आप कह सकते हैं। अब हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी। मैंने नल हाइपोथेसिस ये कहा था, अगर मैं यूपीआई के रेफरेंस में बात करूं तो इस टेस्ट से पहले मैंने एक नल हाइपोथेसिस बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि देयर इज, अगर यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। हाँ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ यूपीआई पेमेंट यूजिबिलिटी एंड एज ऑफ कस्टमर। मैंने ये कहा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज ऑफ यूपीआई पेमेंट यूजिबिलिटी एंड एज ऑफ कस्टमर्स। मीन वैल्यू क्या है, जो एवरेज वैल्यू है मैंने कैलकुलेट किया था, यूपीआई पेमेंट यूजिबिलिटी जिसका मैंने एवरेज कैलकुलेट किया था, और एज ऑफ कस्टमर जो हमारे चार कस्टमर है। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो मैंने नल हाइपोथेसिस दिया था, इस एनालिसिस से पहले ही नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, कायदे से तरीका ये होता है। तो मैंने ये नल हाइपोथेसिस फॉर्म किया था कि कोई भी डिफरेंस नहीं है यूपीआई पेमेंट यूजिबिलिटी का एज ऑफ कस्टमर से। तो मैंने जब टेस्ट लगाया तो मैंने वैल्यू देखा भाई कि मेरी वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन है इससे एफ टेबल वैल्यू, और साथ ही जो मेरी पी वैल्यू है ये भी लेस देन है 0.05 से। सो वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मैं यहाँ पे इस डेटा के बेसिस पे अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप, मतलब अगर इसमें चार ग्रुप हैं तो चार में से कोई एक ऐसा ग्रुप तो है जो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। डिफर किस चीज में कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूपीआई पेमेंट विजिबिलिटी, हेंस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर आप एक चीज ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे एफ टेबल वैल्यू, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ टेबल वैल्यू, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ टेबल वैल्यू, और पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो हमने हाइपोथेसिस रिजेक्ट की। सेम केस हमारे टी टेस्ट में भी है, एफ स्टैट वैल्यू जिसको मैं टेबल वैल्यू कह रहा हूँ इज ग्रेटर देन पी क्रिटिकल वैल्यू एंड पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, hence we reject the null hypothesis. इट मींस इंटरप्रिटेशन हमारा अनोवा या फिर पी टेस्ट का सेम होगा, बशर्ते उनके रिप्रेजेंटेशन बदल जाए। अगर यही हमारा एफ जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये अगर हमारा एफ
एक मिनट। हाँ, अगर ये हमारा एफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो है लेस देन होता है टी टेबल वैल्यू के, और पी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0.05 की, तो हम क्या करते हैं, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, हेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स। मतलब यूपीआई पेमेंट यूजिबिलिटी का डिफरेंस कोई भी ग्रुप के बीच पे डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारा अनोवा, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। और इसी तरीके से आप अपने रिपोर्ट में एक से ज्यादा बार अनोवा लगा सकते हैं। जैसे आप एक से ज्यादा बार टी टेस्ट लगा रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप भी लगा सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में इनकम है, तो इनकम की भी आप ऐसी ग्रुपिंग तैयार करके उनके बीच में भी अनोवा लगा सकते हैं, या ऑक्यूपेशन का भी आप अनोवा लगा सकते हैं। आप अपने डेटा सेट में एक ऑब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे भी अनोवा लगा सकते हैं, जैसे आपने टी टेस्ट लगाया था। बशर्ते प्रोसेस सेम होगा, और इंटरप्रिटेशन का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।